सो वेलकम एवरीवन। आज हम लोग जो पेपर वन का कंटिन्यूएशन कर रहे थे उसमें सेकेंड वीडियो है और इसमें देख रहे थे हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इससे पहले हम लोग ने देखा था टीचिंग एप्टीट्यूड में हम लोग को सिलेबस में क्या क्या पढ़ाई करना है और आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे यूनिट 1। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है टीचिंग का, मतलब टीचिंग किस लिए किया जाता है, मीनिंग क्या है टीचिंग प्रोफेशंस का। फिर देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग देखेंगे डिफरेंट अप्रोचेस, मतलब इससे पहले जो एडुकेटर्स थे उन्होंने क्या बताया था कि टीचिंग किस लिए किया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग में हम लोग देखेंगे पहले मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें हम लोग देखेंगे कि एज वी ग्रो अप और हम लोग का एजुकेशन का लेवल जैसे इंक्रीज होते रहता है वैसे हम लोग का लेवल ऑफ टीचिंग भी चेंज करना पड़ता है, अप्रोच टू टीचिंग चेंज करना पड़ता है। इसको हम लोग देखेंगे इन द लेवल्स ऑफ टीचिंग। फिर आते हैं बेसिक मॉडल्स पे। यहाँ पर कुछ मॉडल पढ़ेंगे टीचिंग के बारे में और वहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है टीचर्स के लिए। फिर हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ PYQs। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है हम लोग का, इम्पैक्टिकल क्लास है। तो लेक्चर का PDF अगर आप लोग को चाहिए तो फिर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे टीचिंग के बारे में क्या कहा गया है। तो बर्टन जो थे उन्होंने कहा है टीचिंग इज स्टिमुलेशन, गाइडेंस, इंकरेजमेंट। अब टीचिंग जो है, टीचिंग को कहा गया स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का मतलब यही है कि प्रेरणा देता है। मतलब मान लीजिए आपको पेपर वन की पढ़ाई करना है, तो पेपर वन की पढ़ाई करने के लिए आपने ये वीडियो देखा होगा और फिर आपको कुछ समझ में आया होगा और आपने जाके खुद से यूनिट 1 यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो पढ़ा होगा। तो टीचिंग जो है वो मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। फिर आते हैं गाइडेंस पे। गाइडेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सही रास्ता दिखाया जाता है। जैसा कि मैं पहले भी ये पेपर दे चुका हूँ, तो मुझे पता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में। उसके हिसाब से मैंने नोट्स बनाया और यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो यही है आपका गाइडेंस। फिर आते हैं एनकरेजमेंट पे। एनकरेजमेंट का मतलब क्या होता है, लास्ट में हम लोग जो है PYQ सॉल्व करेंगे। तो PYQ जब आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे तब आपको एनकरेजमेंट मिलेगा कि आप इस यूनिट को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और इससे क्या होगा, आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इससे आपका पेपर वन में जो है मार्क्स अच्छा इंक्रीज हो सकता है। तो ये कहा था बर्टन ने, टीचिंग इज स्टिमुलेशन, गाइडेंस, एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। इसको छोड़ के भी APJ अब्दुल कलाम की अगर बात की जाए तो आपको पता ही होगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दुनिया में कितने सारे अवार्ड्स मिले थे। तो उनको पूछा गया था कि आप जब नहीं रहेंगे तब आप क्या चाहते कि लोग आपके बारे में क्या याद रखें। तो उन्होंने कहा था कि अगर मुझे एक अच्छे टीचर के रूप में याद रखे तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होगा। तो ये थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात है। तो अब देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पर ये है कि टीचिंग किस लिए किया जाता है। मतलब हम लोग जो काम कोई करते हैं तो दैट इज डन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। तो यहाँ पर जो टीचिंग है वो किस कारण से किया जाता है। तो उसका सबसे पहला है आपका आइडियलिज्म। आइडियलिज्म मानता है, जो आइडियलिज्म के थ्योरी मानते हैं वो विद्वान ये मानते हैं कि आइडियलिज्म एडुकेशन इसलिए प्रोवाइड करना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो सब आपका सही सिटीजन बन पाए, एक सही रास्ते पे चल पाए और लोगों को ना सिर्फ किताब बल्कि स्पिरिचुअल ज्ञान भी दे। तो ये है आपका आइडियलिज्म। तो आइडियलिज्म के बारे में किसने कहा है? आइडियलिज्म के बारे में कहा स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, ऋषि अरविंदो, इन्होंने सभी ने आइडियलिज्म के बारे में बताया है। फिर आते हैं नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म के मतलब क्या होता है? नेचुरलिज्म का थ्योरी जो मानते थे वो ये मानते थे एडुकेशन का काम यही है कि हम नेचर के साथ एक हो पाए और नेचर के बारे में और भी जान पाए। इसलिए वो मानते थे कि हमारा जो भी एडुकेशन होता है वो क्लासरूम में बंद होके नहीं होना चाहिए बल्कि नेचर के बीच, नेचर में रह के होना चाहिए।
इसका जो थ्योरी दिया था ये मेनली दिया था आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर आते प्रैग्मेटिज्म पे। प्रैग्मेटिज्म, यहाँ पर देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है यूटिलिटी। प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या होता है? जो हमारे लिए यूटिलिटी प्रोवाइड करे। यूटिलिटी से मतलब यही है कि हमारे लिए जो यूजफुल हो। देखिए हम लोग ज्योग्राफी कब पढ़ते हैं? ज्योग्राफी पढ़ के हम लोग को पता चलता है कि इंडिया में कब आपका समर है, कब विंटर होता है, कौन से जगह में कौन सा आपका नेचुरल फॉरेस्ट है, इन सब के बारे में पता चलता है। तो प्रैग्मेटिज्म का थ्योरी हमें यही बताता है कि हमें सिर्फ वही पढ़ाई करना चाहिए जो कि हमारे फ्यूचर के लिए यूजफुल होगा। फिर आते हैं कॉन्स्ट्रक्टिविज्म। कॉन्स्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है? दूसरे किसी सोर्स से, किताब से उस नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को गैदर करके फिर अपने वर्ड्स में कहना। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल से बात किया जाए तो अभी आप लोग जो नोट्स देख रहे हैं वो 3 किताबों से बना है। एक है केवीएस मॉडल, एक है ऑक्सफोर्ड यूजीसी ने, और एक है ऑक्सफोर्ड में पीवाईक्यू। तो इन तीनों किताब से ये नोट्स बने हुए हैं और कुछ इंटरनेट से इंफॉर्मेशन गैदर किया हुआ है। तो ये जितने भी आप इंफॉर्मेशन देखेंगे, यहाँ तक कि हम लोग क्लास में जो पीवाईक्यू करेंगे वो भी आप देखेंगे कि पहले जो क्वेश्चंस आए थे आपके दिसंबर के एग्जाम में या फिर जून 2020 के एग्जाम में, वही सब पीवाईक्यूज दिया हुआ है। तो उन सभी इंफॉर्मेशन को 3-4 बुक्स मिला के मैंने कलेक्ट किया और यहाँ पर आपके सामने पीपीटी कंस्ट्रक्ट किया। तो यही आपके कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, कि दूसरे सोर्स से नॉलेज है ना, फिर उसको अपने वर्ड्स में कहना। फिर आता है आपका एम्पिरिसिस्ट। एम्पिरिसिस्ट क्या कहता है कि हम लोग जो एक्सपीरियंस से सीखते हैं वही हम लोग का नॉलेज है। जैसे कि मान लीजिए कोई कप है, कोई कप में आपका गर्म पानी यहाँ पर रखा हुआ है। हम लोग को बचपन में पता नहीं होता है और हम लोग जाके वो गर्म कप को छू देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा जो उंगली है वो जल जाता है। तो इससे हम लोग को क्या नॉलेज मिला कि जो भी चीज गर्म है उसको कभी छूना नहीं चाहिए। तो ये है आपका एम्पिरिसिस्ट। एम्पिरिसिस्ट मानते हैं जो नॉलेज हम लोग को अपने खुद के एक्सपीरियंस से मिलता है वही नॉलेज सिर्फ हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर आते हैं हम लोग जेसल्ट साइकोलॉजी पे। जेसल्ट साइकोलॉजी अगर देखा जाए तो ये मानते हैं होल इज ग्रेटर। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए जेसल्ट ये मानते हैं, जेसल्ट साइकोलॉजी, कि हम लोग अगर ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ लेंगे तो हम लोग को टिश्यू के बारे में पता चल जाएगा। मतलब टिश्यू से क्या होता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और वहीं से हम लोग का ह्यूमन बॉडी बनता है। तो हम लोग का अगर ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ लेंगे तो टिश्यूज के बारे में हम लोग को पता चल जाएगा। जैसे कि हम लोग अगर प्लैनेट्स के बारे में अगर पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग को अर्थ के बारे में सब नॉलेज मिल जाएगा। तो यही है आपका जेसल्ट साइकोलॉजी। अब देखेंगे हम लोग लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या होता है। लेवल्स ऑफ टीचिंग में अगर देखा जाए तो फिर आपके सिलेबस में यही 3 है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल। लेकिन एग्जाम्स में हर बार ये ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड कर लिया। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल पे। ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल की अगर बात की जाए, ये तब होता है आपके प्री स्कूल के बारे में। प्री स्कूल या फिर नर्सरी से पहले जो आपके प्ले स्कूल में भेजा जाता है बच्चों को, उसे कहा जाता है ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। जहाँ पर क्या होता है, बच्चों को सिखाया जाता है अपने दोस्तों के साथ एक साथ बैठना, टीचर अगर आए तो उन्हें गुड मॉर्निंग विश करना, ये सब सिखाया जाता है आपके ऑटोनोमस लेवल पे। तो इससे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आपका एंट्री लेवल। ये सब आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी लिख रहा हूं ये सब आपके कीवर्ड्स है। तो ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल क्या है? ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल है आपका एंट्री लेवल। फिर आते हैं हम लोग मेमोरी लेवल पे। मेमोरी लेवल हो गया आपका लोअर लेवल, यानी कि नर्सरी से हम लोग जब क्लास 2 में रहते हैं तब तक रहता है आपका मेमोरी लेवल। यहाँ पर मेमोरी लेवल नाम से ही पता चला, यहाँ पर ज्यादा फोकस किया जाता है
मेमोराइजेशन पे, हम लोग को समझाया नहीं जाता है। जैसे कि मान लीजिए बचपन में हम लोग जो पोइट्री पढ़ते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या फिर ABCD 1 2 3 4, हम लोग को कभी नहीं पूछा गया या फिर हम लोग ने कभी नहीं समझा कि 1 के बाद 2 क्यों आता है, 1 के बाद 4 क्यों नहीं आ सकता, या फिर ABCD के बाद E क्यों आता है, Z क्यों नहीं आता है। ये सब समझाने का लेवल नहीं होता है मेमोरी लेवल, यहाँ पर सिर्फ याद करवाया जाता है। तो मेमोरी लेवल को क्या कहा जाता है, आपका लोअर लेवल। फिर आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। अंडरस्टैंडिंग लेवल को कहा जाता है आपका मिडिल लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल को कहा जाता है आपका मिडिल लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल मान लीजिए जब हम लोग को नए नए सब्जेक्ट दिए जाते हैं, जैसे फिजिक्स, फिर हम लोग को केमिस्ट्री, फंडामेंटल लॉज, ये सब सिखाए जाते हैं। ये सब सिर्फ हम लोग को याद नहीं करना पड़ता है, हम लोग को समझना भी पड़ता है कि ये कैसे हुआ। जैसे कि हम लोग को उस टाइम पे क्या बोला जाता है कि जब भी आप आंसर लिखोगे उसके साथ एक एग्जाम्पल जरूर लिखना। एग्जाम्पल लिखने से क्या समझ में आता है टीचर को कि उन्होंने ये जो लाइन है वो समझ चुके हैं। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल में एग्जाम्पल्स मांगा जाता है। ये होता है हम लोग का मिडिल लेवल, मतलब हम लोग कोई चीज सीख के उसका एग्जाम्पल भी हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ता है। फिर आते हैं हाईएस्ट लेवल पे, जो है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल है आपका हाईएस्ट लेवल। ये ज्यादातर आपके मास्टर्स या फिर PhD के बारे में बताता है हम लोग को रिफ्लेक्टिव लेवल। जैसा देख लीजिए टीचर खुद से कुछ नहीं पढ़ाते, उन्हें अगर पूछा जाए कि ये डाउट है या फिर यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तब जाके वो बताते हैं। तो रिफ्लेक्टिव लेवल है हम लोग का हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन। इसके बाद लेवल्स ऑफ टीचिंग का ये एक चार्ट मैंने बना दिया है। ये चार्ट बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है, अच्छा होगा अगर आप लोग खुद से इसको नोट डाउन करें। हालांकि मैं तो PDF प्रोवाइड कर दूंगा, पर आप जब खुद से इसे नोट डाउन करेंगे तब आप लोग को यहीं पे याद हो जाएगा। तो देखिए पहले चार्ट बॉक्स में मैंने डिवाइड किया है। पहला है आपका मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। इस साइड से देखा जाए तो पहला है प्रोपोनेंट, फोकस और थॉट। तो पहले है आपका प्रोपोनेंट, मतलब ये जो थिंकिंग है ये किसने दिया था। जैसे कि जितने भी थिंकिंग होते हैं वो सब किसी ने, थ्योरी होते हैं वो सब किसी न किसी विद्वान आदमी ने दिया होता है। तो यहाँ पर मेमोरी लेवल की अगर बात की जाए तो इसको किसने बताया था, इसको बताया था आपके हर्बर्ट ने। तो ये जो मेमोरी लेवल है इसको किसने बताया था, तो इसको बताया था आपके हर्बर्ट ने। यहाँ पर फोकस में क्या रहता है, यहाँ पर फोकस में रहता है रोट लर्निंग। रोट लर्निंग मतलब क्या होता है, ना समझ के सिर्फ याद करना है, या फिर हम लोग जो कहते हैं कि रट्टा मारना है, उसको कहा जाता है आपका रोट लर्निंग। फिर आते हैं थॉट पे, मतलब यहाँ पर हम लोग को खुद से कोई चिंता करना होता है कि नहीं। तो यहाँ पर है आपका थॉटलेस, यहाँ मतलब हम लोग को खुद से कोई इनपुट नहीं देना पड़ता है, और जो हम लोग के टीचर कहते हैं उसी को हम लोग नोट डाउन करते हैं। फिर आते हैं हम लोग थोड़ा मिडिल लेवल और हायर लेवल ऑफ स्कूल पे जब जाते हैं तो आता है अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर कौन अंडरस्टैंडिंग के थ्योरी दिया था, तो वो दिया था आपके मॉरिसन ने। यहाँ पर जो कीवर्ड है दैट इज प्रेजेंटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स, या फिर आपके एग्जाम में देगा प्रेजेंटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स। तो ये कौन होगा, ये होगा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो चलिए इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एक स्लाइड ले लेते हैं। तो चलिए अभी इसको समझते हैं। अगर बात किया जाए अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, तो यहाँ पर मेनली जो एग्जाम में आपको एग्जाम्पल दिया जाता है वो कहा जाता है प्रोवाइडिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव एग्जाम्पल्स। अब देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम लोग को रट्टा तो मारना होता है,
उसके साथ हम लोग को चीजें जो है वो समझना भी पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम लोग को रोड सेफ्टी के बारे में पढ़ाया गया, रोड सेफ्टी। अब रोड सेफ्टी के बारे में पढ़ाया गया तो हम लोग को दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया आपको कि क्रॉसिंग रनिंग ऑन रोड। एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको कि रोड जो है वहां पर रनिंग करना चाहिए, और दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑलवेज यूज फुट। तो मान लीजिए आपके क्लास में रोड सेफ्टी के बारे में पढ़ाया गया है और उसका एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव एग्जाम्पल बताया गया है। तो रनिंग ऑन रोड क्या होगा, रनिंग ऑन रोड हो जाएगा आपका नेगेटिव एग्जाम्पल, और ऑलवेज यूज फुटपाथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव एग्जाम्पल। तो ये क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग लेवल, क्योंकि आपने रोड सेफ्टी के बारे में समझ में आया है इसलिए आप कौन सा नेगेटिव एग्जाम्पल है और कौन सा आपका पॉजिटिव एग्जाम्पल है इसके बीच में आपने इजीली डिफरेंशिएट किया है। तो यही आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, जहां पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो थॉट होता है वो होता है आपका थॉटफुल, मतलब यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ता है चीजों के बारे में, तभी जाके आप इस चैप्टर्स में आगे बढ़ सकते हो। तो ये हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। फिर आते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिव लेवल पे। रिफ्लेक्टिव लेवल अगर कहा जाए तो इसका थ्योरी किसने दिया था, तो इसका थ्योरी दिया था आपके हंट ने। तो यहाँ पर कौन सा लेवल पे देखा जाता है, ये होता है आपका रिसर्च स्किल्स। मतलब यहाँ पर आप जो टीचर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, यहाँ पर टीचर्स को गाइड कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स का क्या काम होता है, यहाँ पर टीचर्स का काम होता है सिर्फ आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना, ना कि वन बाय वन आपको पूरा चैप्टर्स पढ़ाना। तो यहाँ पर आपका रिफ्लेक्टिव लेवल में फोकस क्या होता है, गाइडेंस में रिसर्च स्किल। और ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज हाईली थॉटफुल, मतलब इसके लिए आपको बहुत कुछ समझना पड़ता है और खुद से आपको रिसर्च करना पड़ता है। तो ये है आपका लेवल्स ऑफ टीचिंग। उसके बाद हम लोग देखेंगे टीचिंग मॉडल्स। अब कुछ बेसिक टीचिंग मॉडल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो पहला आपका बेसिक टीचिंग मॉडल है वो है आपका ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन का मतलब क्या होता है, टीचर खुद से डिसाइड करते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और उसके हिसाब से वो पढ़ाते हैं। तो ये क्या हो गया आपका ऑथोरिटेरियन, मतलब क्या सब्जेक्ट वो पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक पे वो पढ़ेंगे, ये पहले से डिसाइड कर लेते हैं टीचर और वो अपने मर्जी से स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। फिर आते हैं परमिसिव। परमिसिव में क्या होता है, स्टूडेंट और टीचर दोनों का आपका रोल रहता है। मान लीजिए यहाँ पर ऑथोरिटेरियन में एग्जाम्पल क्या होगा, ऑथोरिटेरियन में मान लीजिए कोई टीचर है, कोई सा भी पीरियड में वो आ जाता है, जैसे कि आप लोग ने स्कूल में एक्सपीरियंस किया होगा कि पीटी पीरियड में अचानक से मैथ के टीचर आ जाते थे और वो फिर मैथमेटिक्स समझाने लगते थे। मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक सिलेबस से बाकी रहता था तो वो उसी टॉपिक को, सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हम लोग का पीटी पीरियड बर्बाद कर देते थे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑथोरिटेरियन वे ऑफ टीचिंग। फिर आते हैं परमिसिव वे पे। परमिसिव वे में अगर देखा जाए, मान लीजिए वो मैथ टीचर है, अभी वो मैथ्स का पीरियड है, तो वो टीचर क्या कहते हैं, चलो हम लोग मैथ का कोई डाउट सॉल्विंग करते हैं और तुम लोग को अगर रेशियो में कुछ प्रॉब्लम है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो मुझे बताओ और मैं उससे सॉल्व करूंगा।
तो स्टूडेंट्स जो है वो बताते हैं कि रेशियो में यहाँ पर या फिर शॉपकीपर्स के कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो टीचर क्या करते हैं, वो टीचर उस रेशियो के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका परमिसिव। फिर आते हैं डेमोक्रेटिक में। डेमोक्रेटिक में मान लीजिए कोई मैथ के टीचर आए और मैथ के टीचर एग्जाम से पहले डाउट सॉल्विंग क्लास लेते, एक्स्ट्रा क्लास लेते और बोलते हैं कि पूरे अगर मैथ्स के सिलेबस में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो मुझसे जान सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका डेमोक्रेटिक प्रोसेस, कि मैथ के कोई भी सिलेबस से कहीं से भी वो टीचर से पूछ सकते हैं और टीचर उसका आंसर देंगे। तो ये हो गया डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जहां पर पूरा रोल स्टूडेंट्स का ही है और वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो ये भी कह सकते हैं कि मैथ में हम लोग को एक्स्ट्रा क्लास नहीं चाहिए, और अगर एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो हम लोग को ये चैप्टर्स जो है या फिर ये पर्टिकुलर टॉपिक्स जो है वो हम लोग को पढ़ना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इसको एक बार देख लेते हैं। ऑथोरिटेरियन में स्टूडेंट कुछ डिसाइड नहीं करते हैं, परमिसिव में आपके स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलके काम करते हैं, और डेमोक्रेटिक में स्टूडेंट ही सिर्फ डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना है या फिर क्या नहीं पढ़ना है। फिर आते हैं हम लोग पेडागॉजी पे। तो पेडागॉजी की अगर बात की जाए तो टीचर यहाँ पर पहले से डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या पढ़ाना है और वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। इसमें वो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसका जो सबसे यूजुअल मेथड होता है वो होता है आपका लेक्चर मेथड। जो क्लासरूम में हम लोग सब लेक्चर मेथड से पढ़ाई किए हैं, क्लासरूम में, स्कूल में, ट्यूशन या फिर कोचिंग में हम लोग लेक्चर मेथड से मेनली पढ़ाई होता है। तो इसे क्या किया जाता है, पेडागॉजी। फिर आते हैं एंड्रोगॉजी पे। एंड्रोगॉजी में क्या होता है, टीचर्स पढ़ाई को प्रोवाइड कर देते हैं पर एकदम पूरा गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करता है। एंड्रोगॉजी मान लीजिए आपने कोई डिस्टेंस एजुकेशन लिया है, मान लीजिए इग्नू से आप पढ़ाई करते हैं, तो इग्नू से जब आप पढ़ाई करते हैं तब क्या होता है, इग्नू जितना आपका एजुकेशन मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड कर देता है, फिर आपको वहां पर खुद से पढ़ाई करना होता है। तो ये हो गया आपका एंड्रोगॉजी, जहां पर पूरे तरीके से तो गाइडेंस नहीं रहता है पर आपका थोड़ा बहुत टीचर का गाइडेंस रहता है। ये हो गया आपका एंड्रोगॉजी। फिर आता है आपका ह्यूटागॉजी। ह्यूटागॉजी में टीचर का कोई रोल नहीं रहता और स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट से पढ़ाई करते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर कोडिंग सीखना है, तो कोडिंग सीखने के लिए आपने क्या किया, कोडिंग सीखने के लिए आपने देखा कि इंटरनेट पे क्या क्या सोर्सेस अवेलेबल है, कोई अपने कोर्सेस बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, कोडिंग में क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आप खुद से पढ़ाई कर रहे हैं कोडिंग के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए। तो इसको कहा जाता है आपका ह्यूटागॉजी। अब हम लोग कुछ प्रीवियस से क्वेश्चंस देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि हम लोग को इस टॉपिक को और भी अच्छे तरीके से समझ में आए और फ्यूचर में हम लोग को कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आता है, इसका भी आइडिया मिल जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, Which among the following is the correct set of 4 fundamental principles of Rabindranath Tagore's education philosophy? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एजुकेशन फिलोसॉफी में कौन से 4 पॉइंट्स जो है उन्हें बताया था। तो यहाँ पर मैंने फिर से आपको कीवर्ड्स के बारे में काफी बार बताया है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ कीवर्ड्स में ध्यान रखना है। आप लोग एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर हम लोग हिंदी में भी सेम क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए हिंदी में देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ईयर भी मेंशन कर दिया है कि कौन से टाइम पे ये आया था क्वेश्चन। चलिए आई होप आप सबने ये देख लिया होगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको सिर्फ
कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किस किस चीज के बारे में बताया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया था आपके नेचुरलिज्म में। अब देखिए दूसरे कोई कहीं पर भी नेचुरलिज्म के बारे में दिया हुआ है? यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो ऑब्वियसली आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन डीवी एक्सप्लेन स्कूल एज एन इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन एज एन डैश प्रोसेस। अब सबसे पहले तो ये याद कीजिए कि जॉन डीवी के बारे में हम लोग ने पढ़ाई किया है कि नहीं, और अगर पढ़ाई किया है तो किस चीज के बारे में जॉन डीवी ने बताया है। तो चलिए यहाँ पर एक डाउट तो सॉल्व कर देता हूँ कि जॉन डीवी के बारे में हम लोग ने पढ़ाई नहीं किया। तो एग्जाम में आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाएंगे जो कि आपके सिलेबस के बाहर होंगे। तो चलिए इसको एक बार आप लोग खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। चलिए हिंदी में देखते हैं क्वेश्चन को। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर देखा जाए ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं आउट ऑफ सिलेबस उनको स्किप कर जाते हैं। पर हम लोग को ऐसे क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादातर आपके सबसे आसान होते हैं, जो कि बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जॉन डीवी जो थे उन्होंने एक्सप्लेन किया था स्कूल एज ए या फिर एन डैश इंस्टीट्यूशन। तो स्कूल क्या होगा? स्कूल कभी भी एक इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन नहीं होगा और ये एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशन भी नहीं होगा। तो फिर आपका इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल ये दोनों आपके हट गए। अब मुझे देखना है ए या फिर बी। अब दूसरा लाइन को पढ़ते हैं। एंड एजुकेशन एज एन डैश प्रोसेस, तो एज एन फिलोसॉफिकल प्रोसेस या फिर एज अ सोशल प्रोसेस। तो हम लोग ने पहले ही पढ़ा था कि एजुकेशन इज ऑल्सो अ फिलोसॉफिकल प्रोसेस। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जॉन डीवी एक्सप्लेन स्कूल एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन एज एन फिलोसॉफिकल प्रोसेस। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। In which level of teaching lower level teaching outcomes get focused? ऑप्शन ए है आपका मेमोरी लेवल, ऑप्शन बी है अंडरस्टैंडिंग लेवल, ऑप्शन सी है रिफ्लेक्टिव लेवल, ऑप्शन डी है ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। तो ये तो सबसे आसान है मुझे लगता है क्वेश्चंस में, तो ये तो आपको बड़ी आसानी से करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोअर लेवल कौन सा है? लोअर लेवल ऑफ टीचिंग, तो वो है आपका मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल क्या है? मेमोरी लेवल है आपका लोअर लेवल। अंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग है आपका मिडिल। रिफ्लेक्टिव क्या है? तो फिर ये आपका हाईएस्ट। और ऑटोनोमस क्या है? तो ये आपका एंट्री लेवल। The emphasis in memory level teaching is on which of the following? ऑप्शन ए में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट एंड आइडियाज, बी में आपका सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स, सी में आपका सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन टू इनेबल क्विक रिप्रोडक्शन, डी में आपका क्रिटिकल थिंकिंग, ई में आपका मास्टरी ऑफ करेक्ट सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट्स, एफ में है आपका सेग्रीगेटिंग वन फीचर फ्रॉम अनदर। तो ये है आपका मेमोरी लेवल।
तो मेमोरी लेवल में पूछा गया है इनमें से कौन से फीचर्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ज्यादातर आपके जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट के एग्जाम में वो इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस को एक बार आप लोग ध्यान से देखिए, ये मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा लेंदी है। चलिए एक बार हिंदी में देखते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूछा गया है कि मेमोरी लेवल का कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है इनमें। तो पहले आपका क्रिटिकल थिंकिंग तो नहीं होगा, क्यों? क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? तो क्रिटिकल थिंकिंग है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, और ये सेग्रीगेटिंग वन फीचर फ्रॉम अनदर भी नहीं होगा। सेग्रीगेटिंग वन फीचर हम लोग ने डिटेल में पढ़ाई किया है, वो रोड सेफ्टी के बारे में कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव एग्जाम्पल है, उन्हें समझाया जाता है। तो ये हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। देखिए वो बात सेम किया गया पर यहाँ पर लैंग्वेज को चेंज किया गया, सेग्रीगेटिंग वन फीचर फॉर अनदर फ्रॉम अनदर। तो ये आपको जो कीवर्ड्स है उन्हें याद रखना होगा, उन्हीं के अराउंड आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो मेरे ऑप्शन में डी या एफ तो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन डी कहाँ पर है। यहाँ पर है ऑप्शन डी और यहाँ पर है ऑप्शन डी। तो यहाँ पर तो चलिए मेरे पास दो ऑप्शन बच गए, आपके वन या फिर टू। अब देखते हैं इनमें से अगर देखा जाए तो दोनों में आपके ए और सी कॉमन है। ये देखिए इसमें भी ए और सी है, इसमें भी आपके ए और सी है। तो ये ए और सी आपके करेक्ट हो गए। अब मुझे देखना है बी या फिर ई, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। तो सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स, और ई में क्या है मास्टरी ऑफ करेक्ट सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट्स। तो यहाँ पर सीइंग ऑफ रिलेशनशिप क्या हो गया, फिर से वही मतलब हो गया कि रिलेशनशिप देखना है कि पॉजिटिव रिलेशन है या फिर नेगेटिव रिलेशन है। ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो बी नहीं होगा, ये होगा ई। तो ए सी और ई, मतलब मेरा सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर टू। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये काफी आपको लेंदी लगा होगा, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको जल्दी से जल्दी ये आंसर सॉल्व करना आ जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, ऑप्शन टू। An open classroom environment marked by sharing and caring by the students in their interchanges will be most helpful in which level of teaching? तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक ओपन क्लासरूम एनवायरनमेंट मार्क्ड बाय शेयरिंग एंड केयरिंग बाय द स्टूडेंट्स इन देयर इंटरचेंजेस विल बी मोस्ट हेल्पफुल इन विच लेवल ऑफ टीचिंग। ए में आपका मेमोरी लेवल, बी में आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, सी में है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, और डी में आपका ऑटोनोमस लेवल, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। तो कौन से लेवल पे टीचर्स और स्टूडेंट्स जो है एक दूसरे से जो आपका पढ़ाई के बारे में है इसे शेयर करते हैं। चलिए इसको हिंदी में देख लेंगे क्वेश्चन को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जो कि आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। शेयरिंग ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, ठीक है, शेयरिंग
तो सबसे ज्यादा कौन से लेवल पे स्टूडेंट्स जो है वो सब अपने थॉट्स और आइडियाज को शेयर करते हैं, वो है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। चलिए आज के लिए चैप्टर्स यहीं तक था और क्वेश्चंस नहीं है, आज का चैप्टर यहीं तक था। इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो पूरे अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल हैव अ नाइस डे।